जय हिंद साथियों, हम सब उत्तर प्रदेश जीके में उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने पढ़ लिया था गंगा और यमुना नदी को, कल खत्म कर लिया था। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ ए आर ओ, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल व अन्य उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके पहले जो क्लास हम लोग पढ़े थे वो पूरे एग्जाम के लिए उपयोगी था, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, क्योंकि गंगा यमुना ऐसी नदियां हैं जो कहीं किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज का क्लास जो है थोड़ा सा यूपी को लेकर ज़्यादा स्पेशल होगा। फिर भी अगर आप कोई इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई एग्जाम देते हैं एनटीपीसी वगैरह तक, तो वहां तक भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वहां पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं रामगंगा नदी से या सई नदी से या वरुण नदी से। तो आइए हम सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और रामगंगा नदी से आज का क्लास शुरू करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आज हम सारे नदियों को खत्म कर देंगे, क्योंकि लगभग हमको लग रहा है कि 12-15 नदियां बची है, तो हम सब खत्म करके फिर कल से कृषि एवं पशुपालन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे या मृदा पढ़ेंगे। जैसा कंडीशन होगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, रामगंगा नदी जो है इसका उद्गम जो है पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल जिला से होता है। जिला ये कहाँ पे है पौड़ी गढ़वाल? तो पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए ये नदी इस साइड से आती है। तो अब ये वाला पार्ट जो है हम लोग उत्तराखंड को दे चुके हैं इससे मेरा मतलब यह है कि पहले वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बाद में उत्तराखंड बनाया गया काट कर पहाड़ी जिलों को। तो उत्तराखंड जिला, उद्गम दूधा तोली श्रेणी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड। तो इसका पौड़ी गढ़वाल जिला में कहाँ से? तो दूधा तोली श्रेणी। अब ये दूधा तोली श्रेणी कहाँ पे है? तो ये कुमायूं हिमालय का पार्ट है। कुमायूं हिमालय, देखिए हिमालय जब आप पढ़ते होंगे तो मध्य हिमालय, महान हिमालय, कुमायूं हिमालय पढ़ते होंगे हिमालय के पार्ट में, ट्रांस हिमालय। तो उसी में कुमायूं हिमालय के दूधा तोली श्रेणी से ये निकलती है। और जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल जिला है। कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उत्तराखंड। और इसके बाद हम सब पढ़ेंगे ये कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो यूपी में बिजनौर के कालागढ़ स्थान से प्रवेश करती है। तो बिजनौर से गंगा भी देखिए यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर के कालागढ़ नामक स्थान, कालागढ़, तो कालागढ़ स्थान से ये प्रवेश करती है यूपी में। बिजनौर से, बिजनौर इधर ही पड़ता है, तो यहाँ से कालागढ़ से प्रवेश करेगी। इसके बाद फिर इसकी सहायक नदी जो है, इसको हम सब कोह नदी इसकी सहायक नदी है। कोह नदी इसकी सहायक नदी है, बस एक, क्योंकि ये रामगंगा खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी रामगंगा और रामगंगा की ट्रिब्यूटरी कोह नदी, कुछ इस तरीके से। तो आइए इसको देखते हैं। इसकी कोह लंबाई इसकी हो गई आपको 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर। और गंगा में मिलन ये कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। उद्गम इसका यूपी में बिजनौर के कालागढ़ से प्रवेश करेगी। लंबाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, गंगा से मिलन कन्नौज में हो जाती है। सहायक नदी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अमूमन सहायक नदियां गंगा और यमुना की ही पूछी जाती हैं। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप किसी एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं इसको। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। गोमती नदी का एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गोमती नदी के किनारे ही अपना राजधानी लखनऊ अवस्थित है, अब स्थित है। तो गोमती नदी जो है ये 900 किलोमीटर लगभग, देखिए अब 900 में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है 890 से लेकर 910 भी आ सकता है। तो एग्जैक्ट इसका पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 900 इसको एवरेज माना जाता है लंबाई इसका। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसका उद्गम, फुल्लड़ झील से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे लिख ले उद्गम फुल्लड़ झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर गाजीपुर के कैथी में ये गंगा से मिल जाती है। तो ये हम गंगा पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे कि जब गंगा यहाँ से ऐसे इस तरीके से कुछ आती है, यहाँ प्रयागराज से होकर मतलब यहाँ से ऐसे बलिया से निकलती है, तो यहीं पे पड़ता है गाजीपुर। तो यहीं पे ये पीलीभीत से ये आएगी और यहाँ पे कैथी में आकर ये
गंगा से मिल जाती है। तो कैथी में आकर गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, कैथी गाजीपुर, गंगा में मिलन में मिल जाती है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा एरो बना लेते हैं कि ये जो है कैथी में आकर मिल जाती है। इसके बाद हम कैथी के पास में एक कॉलेज है, उसको भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैं इस जगह पे गया हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल भी है गोमती नदी पे। जब आप बनारस से गाजीपुर की तरफ जाएंगे तो NH-29 शायद वो हाईवे है जहाँ ये पड़ता है। मैं 3-4 बार वहाँ पे गया हूँ उस साइड। अब इसकी ट्रिब्यूटरी अगर देख लेते हैं तो सही और सही नदी इसको लिख लेंगे हम लोग। इसकी ट्रिब्यूटरी में हम लोग सही, एक नदी और पड़ता है चोहा नदी, लेकिन सही ही पर्याप्त है, उतना डीपली पूछा नहीं जाता है। किनारे बसे प्रमुख शहर, तो प्रमुख शहर में हम सब देखेंगे लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, पीलीभीत है, सीतापुर। देखिए ये पीलीभीत से ही उद्गम है इसका, तो पीलीभीत हो जाएगा। इसके बाद लखनऊ सब लोग जानते हैं, गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में है और यहीं पे सब कुछ है। JPNIC भी इसी नदी के किनारे लगभग पड़ता है लखनऊ में। मतलब इसके आसपास लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। आप सब गए होंगे लखनऊ तो जानते होंगे। तो लखनऊ हो गया। इसके बाद फिर यहीं पे इसी के पास में ही वो पार्क आपको देखा, अम्बेडकर पार्क लगभग यहाँ से भी थोड़े से दूरी पे है। जैनेश्वर मिश्र पार्क भी यहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। तो मतलब ये नदी के आसपास घूमने लायक बहुत चीज़ है। गोमती नदी के किनारे अगर चले जाएंगे वहाँ पे तो लखनऊ। इसके बाद फिर जौनपुर, देखिए लखनऊ के बाद जौनपुर, जौनपुर फिर गाजीपुर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन गाजीपुर स्टार्ट शहर से पहले ही ये जगह मिल जाती है, तो गाजीपुर शहर में नहीं जाती है ये, सैदपुर तक ये जाती है लगभग कैथी के पास से। तो इसके बाद फिर हम लोग सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और एक शहर और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सीतापुर को हम लोग लिख लेंगे, सीतापुर। तो इन सब शहरों को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें से सबसे अधिक आपको लखनऊ, जौनपुर, ये दो चीज बहुत बार पूछा गया है। जौनपुर ऐतिहासिक महत्व के से थोड़ा सा प्रमुख पड़ जाता है। जौना खान के नाम पे इसका नाम जौनपुर रखा गया था, तो इसको इतिहास भी हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा महत्व का स्थल हो जाता है। इसमें लाल दरवाजा, अटाला मस्जिद को लेकर के, तो इसलिए पूछा जाता है कि जौनपुर कहाँ से रिलेटेड है। हुसैन शाह सरकी जौनपुर के शासक थे। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। इसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे। नोट में कुछ खास है नहीं, बस ऐसे लिख गया है यहाँ पे, बल्कि ये लिखना था उद्गम। नोट की जगह पे उद्गम हम लोगों को देख लेना था। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ से चलेंगे घाघरा नदी। देखिए घाघरा नदी का भी इतिहास में काफ़ी अच्छा महत्व है। ये 3 देश में बहती है। 3 देश कौन कौन से है इसको हम सब समझेंगे और इसको देखते हैं हम सब। उद्गम इसका है तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनत तिब्बत। कहाँ से निकलती है? देखिए 3 देश कौन कौन से है, तो तिब्बत हो गया। अब तिब्बत को हम सब चाइना भी कह सकते हैं क्योंकि तिब्बत पर चाइना का अधिकार हो चुका है। तिब्बत, अब जब देखिए अब ये तिब्बत वाले एरिया से अगर निकल रही है तो फिर नेपाल को क्रॉस करके आएगी, तो तिब्बत के पास हो जाएगा नेपाल, नेपाल के पास बाद हो जाएगा भारत। तिब्बत से नेपाल, नेपाल से भारत, तो ये 3 देशों में यात्रा करने वाली नदी हो गई। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसको नेपाल में है कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे नेपाल की सबसे लंबी ये है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्णाली नदी। नेपाल में हम सब इसको कर्णाली कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर नेपाल सबसे लंबी नदी, चीन, नेपाल, भारत हो गया। और इसकी सहायक नदी शारदा नदी और राप्ती नदी इसकी सहायक नदियां हैं। शारदा प्लस राप्ती इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है। इसको अयोध्या में क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसको कहा जाता है सरयू नदी
अब किनारे इसके कौन सा बसा है, तो सब लोग जानते हैं अयोध्या। अयोध्या या इसको फैजाबाद भी हम सब कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और शारदा नदी को पढ़ेंगे। और इसकी लंबाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं मैं आपको यहीं पे लिखवा देता, और आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेपाल में ये सबसे लंबी नदी है, इसको ध्यान देना है। 3 देशों में बनने वाली नदियां कौन सी है, 4 नदी का नाम दे देगा, इसको दे देता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और शायद शारदा नदी, देखिए शारदा नदी को हम लोग पढ़ते हैं, शारदा नदी का उपनाम देखते हैं, इसका उद्गम देखते हैं, सहायक नदियां देखते हैं। तो शारदा नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है, लगभग 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद हम सब देखते हैं इसमें इस नदी का उपनाम, उपनाम इसका इसको काली नदी, गौरी नदी, गौरी गंगा, घाघरा की सहायक नदी भी बोल देते हैं। तो काली नदी, गौरी गंगा, इसके बाद फिर घाघरा की सहायक नदी भी इसको बोलते हैं। तो घाघरा यहाँ पे है ना, तो इसकी सहायक नदियां में शारदा नदी यहाँ पे लिखा है आप लोगों ने, तो इसी शारदा को पढ़ा है। शारदा के बाद हो सकता है हम सब राप्ती पढ़ें, तो एक तरफ से एक तरफ पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए उद्गम जो इसका है, उद्गम उद्गम इसका कहाँ से हो जाएगा, मिलाप हिमनद नेपाल। कहाँ से भी है, तो मिलाप हिमनद नेपाल। इसकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है नहीं। इसके बाद फिर पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है, सीतापुर में बासरा जगह पर घाघरा से मिल जाती है। तो पीलीभीत में ये प्रवेश करती है, पीलीभीत से प्रवेश सीतापुर के बासरा जगह पे घाघरा से मिल जाती है। तो सीतापुर के बासरा बासरा नामक जगह पर यह मिल जाती है, घाघरा में मिल जाती है। मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किनारे बसे प्रमुख शहर की जगह पे हम लोग जिले कर लेंगे। और प्रमुख जिले अब पीलीभीत और सीतापुर ही आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पीलीभीत, क्योंकि यही दोनों इसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए हर एक नदी के किनारे बसे जिलों को पढ़ पाना पॉसिबल तो है, लेकिन याद कर पाना उतना पॉसिबल है नहीं। मैं इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरा यूपी जी के काफ़ी ठीक ठाक है, फिर भी मैं फंस जाता हूँ कहीं कहीं। पीलीभीत और सीतापुर, तो जो ज़रूरत चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ते चलिए। फिर विविध की क्लास आएगी, हम सब प्रैक्टिस करेंगे, मजा करेंगे वहाँ पे, तो जो छूटेंगे क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएंगे। और इसकी लंबाई 360 किलोमीटर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लंबाई 360 किलोमीटर। इसके बाद राप्ती नदी चलते हैं, राप्ती नदी भी उसी की सहायक नदियां हैं। तो राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, तो घाघरा की सहायक, घाघरा की सहायक है। राप्ती की सहायक नदियां अगर हम सब देखते हैं, तो राप्ती की सहायक नदियां रोहिणी और अरुण हो जाती हैं। तो सहायक नदियां में हम सब बस रोहिणी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ नदियां बहुत छोटी छोटी हैं, हमारे घर के आप आसपास से भी कुछ नदियां निकलती हैं, लेकिन हर एक नदियां को एग्जाम की दृष्टि से समझ पाना या महत्वपूर्ण होना जरूरी नहीं है। तो रोहिणी है, और एक नदी और हो जाता है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें अरुण, लेकिन रोहिणी ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इसी को छोड़िए, ज़्यादा लंबा करेंगे तो बाद में नोट्स रिवीजन करने में दिक्कत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथ साथ लिखते चलते हैं, इसीलिए मैं चीज़ों को क्लास में ही लिखने का कोशिश करता हूँ। किनारे बसे प्रमुख शहर में अगर देख लेते हैं हम सब, तो गोरखपुर और देवरिया हो जाता है। गोरखपुर और देवरिया, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, गोरखपुर प्लस देवरिया। अब देखिए
गोरखपुर का हम लोग पढ़े थे टेराकोटा, याद होना चाहिए। और देवरिया का हम लोग पढ़े थे सजावटी सामान, शायद था, हाँ सजावटी सामान देवरिया का था, गोरखपुर का टेराकोटा था। तो अगर आपका अभी भी नहीं तैयार है जीआई टैग और ओडीओपी, तो जाइए प्लेलिस्ट में यूपी एक्स्ट्रा क्लासेस में इस क्लास के बाद, और वहाँ से देखकर उंगलियों पर याद करके आइए। देखिए लंबाई जो इसकी हम लोग पढ़ेंगे 640 किलोमीटर लगभग है, 640 किलोमीटर। 650 भी पेपर में आ सकता है, इसलिए कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। उद्गम स्थल जो इसका है, उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले, उद्गम इसमें मुझे देखिए ध्यान नहीं आ रहा है उद्गम इसका, नेपाल के शायद रुकुमकोट नामक स्थान, हाँ सही है, नेपाल के रुकुमकोट, रुकुमकोट नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ये घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में कहाँ मिल जाती है? तो देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। तो देवरिया के बरहज स्थान पर ये मिल जाती है, घाघरा में मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो अब गंडक नदी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। गंडक नदी, देखिए गंडक नदी का जो है अपना महत्व है, और ये थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। गंडक नदी जो है उपनाम इसका नारायणी, शालिग्रामी, पौराणिक नाम सदानीरा है। देखिए इसको जब हम सब पढ़ते हैं तो गंडक सदानीरा कहाँ पे ये मिला था, तो ये गंडक सदानीरा जब आप लोग इतिहास पढ़े होंगे कहीं भी, तो इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब पढ़ेंगे हम लोग वो वेद को पढ़ेंगे, तो वेद पढ़ेंगे या उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मैं एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ। देखिए तब हम सब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, सॉरी एक कॉल आ गया था उसके चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्लास। गंडक की सहायक नदियाँ, अब सहायक नदियाँ हम सब यहाँ से देख लेते हैं, कलर में चेंज करता हूँ तो आसान होगी समझने में। इसकी सहायक नदियाँ जो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उद्गम देख लेते हैं तब तक। उद्गम जो है इसका हो जाएगा तिब्बत नेपाल, उद्गम है तिब्बत में, ये तिब्बत से नेपाल, नेपाल से भारत में। तो इसको भी, ये भी एक नदी ऐसी है जो 3 देशों में बहती है। इसके पहले हम लोगों ने एक नदी और पढ़ा था जो 3 देशों में बहती है, तो वो थी अपनी घाघरा नदी, जो तिब्बत से निकलती थी, नेपाल होते हुए भारत में आई थी। ये भी तिब्बत से निकली है, नेपाल होते हुए भारत की तरफ आई है। यूपी और बिहार की सीमा पर ये बहती है, तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, यूपी और बिहार की सीमा, यूपी और बिहार की सीमा पर बहती है, एवं ये आगे चलकर बहती है सीमा पर, आगे चलकर पटना में, पटना में ये किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसको थोड़ा सा हम सब समझते हैं मैप के माध्यम से, तो थोड़ा सा आसानी होगी आप सबको समझने में। और इसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन हमेशा सा लोगों में बना रहता है, तो मैं अभी इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ये होता क्या है, ये नदी, ये नदी जो है किस नाम से आती है? तो ये नदी एक तरीके से तिब्बत में ऐसे बहती हुई आती है, और इसको उस टाइम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यहाँ पे काली गंडक, इसको कहते हैं काली गंडक। और देखिए यहाँ से एक नदी और आती है, हम तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से एक और नदी आती है ऐसे करके, ये दोनों मिलकर यहाँ से फिर साथ में बहती हैं। तो एक यहाँ से नदी आती है, इसका नाम हो जाता है त्रिशूल नदी,
तो यहाँ से आ रही है त्रिशूल नदी। त्रिशूल नदी देखिए, काली गंडक और त्रिशूल नदी दोनों जब मिल जाती हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये नेपाल में मिलती हैं। नेपाल में मिलती है, तो यहाँ से ये बनता है गंडक नदी। तो यहाँ से बन जाता है गंडक नदी, और ये गंडक नदी चला आता है अपना उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ पे 2 जिले महाराजगंज और कुशीनगर में ये बहती है। तो प्रमुख शहर यहाँ पर हम लिख सकते हैं महाराजगंज प्लस कुशीनगर। देखिए, एग्जैक्ट इसका लंबाई मुझे भी याद नहीं है, अगर बीच में मुझे याद आता है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे इसकी लंबाई मैं ढूंढ कर लिखवा दूंगा आपको। आगे चलते हैं, हम सब यमुना की ट्रिब्यूटरी की तरफ बढ़ते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी खत्म हो गई, तब यहाँ से चलेगा अपना यमुना की सहायक। यमुना की सहायक, देखिए यमुना की सहायक में चंबल, केन, बेतवा, सोन यही सब आती है। तो चंबल नदी हम लोग देखते हैं। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सबसे मतलब यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके बाद हम सब आगे की तरफ पढ़ते हैं, तो इसको आगे की तरफ पढ़ते हुए चलते हैं। तब तक चीज़ों को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए, उद्गम जो इसका होता है चंबल का, ये जनपावा, जनपाऊ की पहाड़ी, मऊ जिला मध्य प्रदेश। तो जनपावा, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जनपाऊ की पहाड़ी। एक सेकंड, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला कर ले। की पहाड़ी, मऊ जिला। ये यूपी वाला मऊ नहीं है, ये एमपी वाला मऊ है, मध्य प्रदेश। एमपी कौन सा? मध्य प्रदेश वाला एमपी। हाँ, एक एमपी सर करके बड़ा वायरल हुआ था ना। इसके बाद चंबल की सहायक हम सब देख सकते हैं, तो इसकी बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, क्षिप्रा नदी। तो इसके सहायक हो जाएगा बनास। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को अलग से करवाऊंगा, जैसे प्रमुख डैम, बांध, इन सब चीज़ों को या जलप्रपातों को मैं अलग से करा दूंगा, और जिसमें झील विल सब आ जाएंगे, तो एक क्लास उसकी भी हम सब पढ़ लेंगे। तो बनास, फिर इसके बाद पार्वती नदी, काली सिंध, बनास, पार्वती, काली सिंध। इसके बाद फिर क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, देखिए ये क्षिप्रा नदी जो है यहीं पे लगता है एमपी में कुंभ। एमपी में कुंभ मतलब छोटा सा कुंभ मेला का वहाँ पे एमपी वाले इसी क्षिप्रा नदी के पास आयोजन करते हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर जो है, देखिए ये जो नदी है ये राजस्थान में भी बहती है। देखिए यहाँ से जैसे एमपी से निकलेगी ये, तो ये राजस्थान में भी जाती है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से फिर एंट्री मारेगी, तो इसके किनारे प्रमुख शहर में आ जाएगा। राजस्थान के शहर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग एमपी के शहर। तो राजस्थान के शहर जो है रतलाम शहर, उज्जैन, भिंड। क्या हो जाएगा? रतलाम, उज्जैन। इसके बाद आ जाएगा अपना भिंड, और कोटा और धौलपुर, मतलब ये उल्टा हो गया जस्ट, ये इधर रहेगा, ये इधर, इसमें हो जाएगा कोटा। राजस्थान में कोटा है, सब लोग जानते हैं। धौलपुर, देखिए कोटा शहर कम 2 नदियों के किनारे पड़ता है, तो ये हम लोग यहाँ पढ़ ले रहे हैं, चंबल नदी के किनारे पड़ेगा। एक नदी भी और आएगी आगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। लंबाई जो इसकी हो जाती है 960 किलोमीटर है। देखिए, जो जो नदियाँ सिर्फ भारत में बहती हैं उसका लंबाई हमको लगभग याद है, लेकिन अगर जो नदियाँ तिब्बत से होकर आई है उसमें मैं फंस जाता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में मैं सब चीज़ें बता दूँ आपको, या फिर जब प्रैक्टिस सेट लगाऊँ तो उसमें। उद्गम जो इसका हम सब पढ़ ही लिए कि जनपाव की पहाड़ी, मऊ जिला मध्य प्रदेश। इसके बाद ये बीहड़ का निर्माण करती है, अवनलिका अपर्दन के बाद बीहड़ का निर्माण होता है। तो बीहड़ क्या होता है मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ। तो बीहड़ का निर्माण, बीहड़ का निर्माण यमुना भी करती है। बीहड़ का निर्माण करती है अवनलिका अपर्दन द्वारा।
यहाँ पे लिखा हुआ है और नलिका अपर्दन, नलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का ये निर्माण करती है। आगे की तरफ हम सब चलेंगे और अगली क्लास को देखेंगे। सिंध नदी, सिंध नदी जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक। इसमें इसका उद्गम हम सब देखेंगे तो मालवा के पठार विदिशा जिला से निकलती है, मालवा की पठार विदिशा जिला से निकलती है। इटावा जालौन के बीच यमुना में मिल जाती है। इटावा और जालौन, इटावा जालौन इधर क्षेत्र है ये सब, जालौन इटावा ये सब हम सब पढ़ तो चुके हैं। जालौन का था हाथ हस्त निर्मित कागज थे, क्योंकि हाथ वाले कागज जल जाएंगे। इटावा के थे कपड़े। ये सब याद होना चाहिए आपको। इसके बाद फिर हम सब चलेंगे बेतवा नदी के पास। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बेतवा की लंबाई जो हो जाती है अपनी 540 हो जाती है। और उद्गम, अब आप सब बताएंगे बेतवा नदी के किनारे कौन सा डैम बना हुआ है। अब यहाँ हम जब अलग से डैम की क्लास लाएंगे वहाँ पे बताएंगे। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। उद्गम जो है इसका विंध्य पर्वत रायसेन जिले से निकलती है। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत रायसेन जिला। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है घसान, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन आप सब लिख लीजिएगा, क्या पता किसी पेपर में पूछ दिया जाए तो कहेंगे करवाए नहीं थे। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है, तो याद रखिएगा हमीरपुर वही हमीरपुर है जहाँ का ODOP जूते हैं। हमीरपुर के ODOP जूते। देखिए ODOP और GI टैग 1-2 नंबर देकर जाएगा तो उसको नहीं बोलना है आपको। केन जो है, केन को कर्णवती भी कह देते हैं। केन को क्या कहते हैं? कर्णवती। उद्गम जो है केन का हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी MP। MP का मतलब मध्य प्रदेश, महिपाल मत समझ लीजिएगा। लंबाई जो होता है इसका हो जाएगा 380 किलोमीटर लगभग, 380 से 400 लिख लीजिएगा, 380 ही माना जाता है इसको। यूपी के चिल्ला फतेहपुर में यमुना से मिल जाती है। तो ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए सोन नदी हमसे पढ़ेंगे, गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। उद्गम जो इसका होता है, देखिए यहाँ से यमुना की ट्रिब्यूटरी पढ़ते हुए हम लोग गंगा की ट्रिब्यूटरी की तरफ बढ़ गए। तो उद्गम जो है इसका गंगा की सहायक नदी है अमरकंटक की चोटी, MP प्लस छत्तीसगढ़। तो अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी छत्तीसगढ़ प्लस MP, ये दोनों के बीच में है अमरकंटक की चोटी। इसकी सहायक नदियां हम लोग पढ़ लेंगे। तो रिहंद है, रिहंद में ही देखिए रिहंद बांध बना हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिहंद नदी, गोपद नदी, कुन्नड़, जोजिला, महानदी। तो रिहंद, कुन्नड़, जोजिला, गोपद, इसके बाद महानदी बोल दीजिए, महानदी। देखिए रिहंद परियोजना, रिहंद नदी सोनभद्र में है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है पूरे भारत की। इसके बाद नोट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे तो पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, यहाँ पे लिखा ही है पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद फिर रिहंद परियोजना यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, तो यहाँ पे ये जो है यूपी की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना हो जाती है रिहंद परियोजना। इसके बाद हम सब आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1-2 नदियाँ और बची है, हम लोग पढ़कर उसको खत्म कर रहे होंगे। यहाँ पे टोंस नदी, हिंडन नदी। टोंस नदी जो है ये प्रयागराज में जाएगी, तो प्रयागराज से जब आप जाएंगे गंगा की सहायक नदी हो जाती है, गंगा की सहायक। देखिए टोंस नदी में एक चीज ये हो जाता है कि ये MP के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। MP सतना जिला, कैमूर की पहाड़ी।
से उद्गम। यहाँ पे हम सब लिख लेंगे उद्गम। इसके बाद फिर चलेंगे, इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। अब ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी बेलन नदी, सहायक देखिए बेलन बकहर, सहायक नदी बेलन नदी, ये ना सोनभद्र और मिर्जापुर के बॉर्डर वाले क्षेत्र पे घोरावल नामक एक स्थान पड़ता है। वहीं पे ये बेलन नदी बहती है। तो ये बेलन नदी इसी स्थान के सोनभद्र मिर्जापुर के समीप घोरावल वाले पार्ट में, और ये बेलन नदी आकर बेलन बरौधा, यानी कि जब प्रयागराज और एमपी का बॉर्डर है वहीं पे बेलन बरौधा नामक एक स्थान पड़ता है, वहीं की लगभग ये बेलन आकर टोंस में मिल जाती है। और ये टोंस नदी जो है, कभी आप इलाहाबाद या प्रयागराज से मतलब मिर्जापुर की तरफ अगर जाने लगेंगे तो वहीं पे एक पुल पड़ता है, तो टोंस नदी पुल पड़ता है, तो ये जाकर वहीं पे मिल जाती है। तो ये प्रयागराज में ही टोंस नदी मिल जाती है, तो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो ये बहती है थोड़ा सा उल्टा, ये कुछ इस तरीके से बह के आती है। यहाँ से जैसे बेलन इसमें मिलती है, फिर यहाँ से आएगी और ये प्रयागराज में इसे मिल जाती है, यहाँ पे प्रयागराज है। तो मतलब मैप पे मत जाइएगा कि हम ऊपर बना दिए, और ये सारा का सारा खेल यहाँ पे वाले पार्ट पे होता है। ये कर्सर को जब हम कलर ले लेते हैं दूसरा तो समझ में हमको नहीं आता, ये पूरा खेल इस वाले पार्ट में होता है। तो इसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शायद हम सब ने यूपी की सारी नदियों को कंप्लीट कर लिया, एक बचा है अपना हिंडन नदी, उसको भी देख लेते हैं। हिंडन नदी यहाँ पे लगाते हैं, हिंडन नदी। देखिए हिंडन नदी का भी काफ़ी महत्व है, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको हम सब नहीं सकते। तो आइए देखते हैं। यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक नदी। इसके बाद शिवालिक स्टडी उत्तराखंड से उद्गम है इसका। शिवालिक स्टडी उत्तराखंड यूपी के सहारनपुर से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करेगी, सहारनपुर से प्रवेश करती है। सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करेगी। इसके बाद यहीं पे जो है शाकंबरी मेला लगता है, शाकंबरी देवी मंदिर है, तो शाकंबरी मेला के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो यहीं पे कहा है शाकंबरी मेला लगता है। शाकंबरी देवी का मंदिर भी है, यहाँ पे शाकंबरी देवी का मेला भी लगता है। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि लिखते लिखते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा अब। और इसके बाद फिर इसके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, यूपी और हरियाणा की सीमा पर यमुना से मिल जाती है जी। तो ये थोड़ा सा मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ कहाँ बहती है ये, तो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से आगे जाएगी मेरठ, मेरठ से बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मतलब गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं, इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेगी ये, तो वहाँ से जीबीटी नगर से होकर जाएगी यूपी और हरियाणा की सीमा पर, यूपी प्लस हरियाणा बॉर्डर, और यहीं पे ये यमुना से मिल जाती है। देखिए यहाँ से ये चलती है ऐसे, ये किनारे 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 यहाँ तक आएगी,
और यहाँ दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, और इसके बाद फिर ये हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे जाएगी। और इधर से ये यमुना का है, जमुना पार नहीं लोग बोलते हैं, तो ये इधर से आएगी। तो ये क्या होता है, इसी में मिल जाती है। यमुना जो है ऐसे आती है, तो फिर ये यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये यमुना, इससे ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिंडन नदी यमुना का मिलन कहाँ होता है, या हिंडन नदी यमुना से कहाँ मिलती है। तो यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे किनारे बसे शहर जो हमने बताया दिए, सहारनपुर इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे शाकंभरी देवी मंदिर और मेला बहुत फेमस है यहाँ का। और बाकी बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर देख सकते हैं। हाँ, गाजिया और नोएडा, ये क्या होता है कि हिंडन नदी को यहाँ से भी पॉल्यूटेड करते हैं ये सब, नोएडा और गाजियाबाद से, और यही पॉल्यूशन जाकर यमुना में दिल्ली की साइड मिल जाती है। मतलब यमुना में नीचे आकर मिलती है, तो इससे भी यमुना पॉल्यूटेड हो जाती है। तो यही रही आपकी क्लास अब कृषि एवं पशुपालन, या हो सकता है कि हम लोग मृदा पढ़ें कल से। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मृदा के बाद हम लोग कृषि पशुपालन, फिर वन वानिकी, ऐसे एक एक करके पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इतना है। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। 36-37 मिनट की क्लास हो गई, अमूमन हम सोचे थे 25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नदियाँ ज़्यादा थी, हम लोगों ने 36 मिनट में कम से कम 15 से 20 नदियों को कवर किया, 15 नदियों को। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, आप लाइक भी करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। अपने पाठशाला से आप सब जुड़े रहिए, हौसला मेरा भी बुलंद करते रहिए।